इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसके बारे में आज मैं आपको काफी कुछ चीज बताऊंगी कि ये बफर सॉल्यूशन आखिर होते क्या है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, इनके टाइप्स कौन से होते हैं, इनका रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सारी चीजों के बारे में हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो बफर सॉल्यूशन बताने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम दिखा रही हूँ, इसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा चीज समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कंटेनर लिया हुआ है, उस कंटेनर में आप लोगों ने बफर का सॉल्यूशन जो है वो डाला हुआ है। तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें अगर हम कुछ भी मिलाएं, जैसे कि अगर हम इसमें एसिड मिलाएं या फिर अगर इसमें हम जो है बेस मिलाएं, तो भी इनका पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है बट वो बहुत ही ज्यादा कम चेंज होता है, मतलब ऐसा चेंज होता है कि वो नहीं के बराबर जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि बफर सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अगर हम एसिड या बेस मिलाते हैं तो उनके पीएच पे जो है वो कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 है, मतलब ये सॉल्यूशन एक प्रकार का एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर हम इस सॉल्यूशन में एसिड मिलाते हैं, मतलब अम्ल मिलाते हैं या फिर क्षार मिलाते हैं, तो इनके पीएच वैल्यू में आपको कोई विशेष चेंजेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सॉल्यूशन जो है बफर सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिनके पीएच मान में ज्यादातर कुछ परिवर्तन जो है वो नहीं होता है, परिवर्तन होता है बट वो बहुत नगण्य परिवर्तन जो है वो होता है, मतलब वो नहीं के बराबर जो है वो चेंजेस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें तो पीएच वैल्यू के बारे में मैंने लोगों को एक और वीडियो में बताया हुआ है कि आखिर पीएच मान क्या होता है, पीएच लेवल क्या होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीएच लेवल का मतलब नहीं समझा है तो वो वीडियो जो है वो आप जरूर देखें। शॉर्ट में आप लोगों को एक चीज और बता देती है, जैसे आपके पास कोई पीएच स्केल होता है, अगर वहां पे 7 से लेकर ज्यादा अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच लेवल होता है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच लेवल जो है वो 9 है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो आपका क्षार कहलाएगा, मतलब वो बेस के अंतर्गत आएगा। और आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका पीएच लेवल जो है वो 7 से कम है, मीन 7 से आपका 0 के बीच में अगर आता है तो वो आपका जो है एसिड कहलाएगा। और इन दोनों के अगर बीच में मतलब 7 है तो वो जो है वो न्यूट्रल या उदासीन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 है, तो पीएच वैल्यू 6 है कहने का मतलब क्या है कि ये कोई भी आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा, मतलब ये आपका जो विलेन आप लोगों ने लिया हुआ है वो एसिडिक है। तो अगर हम इसमें और एसिड को ऐड कर दें तो इसका पीएच वैल्यू तो कम हो जाना चाहिए, मींस अगर हम इसमें और एसिड को मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन तो आपका और ज्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए। मतलब अगर ये सॉल्यूशन आपका अम्ल है, अगर हम फिर से इसमें अम्ल मिलाते हैं तो ये तो कुछ ज्यादा ही अम्लीय पदार्थ जो है वो बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 है तो समथिंग 6 ही रहता है, ना इसमें ज्यादा होता है ना कम होता है। अगर हम इसमें बेस मिला दें तो हो सकता है इसका पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। मान लीजिए पीएच वैल्यू 6 है, अगर इसमें और बेस मिलाते हैं तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा और जो है वो 7 8 पे आ जाएगा और ये जो विलेन है वो बेसिक बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम जब इसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं, आगे मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो सब चीज हम जो है आगे नोट में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हुआ आपको कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो पीएच वैल्यू है वो रिजर्व रहता है, मतलब उसमें मतलब कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम स्थिर रहता है, एकदम कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे चेंज होता है, बट बहुत ही ज्यादा कम चेंज होता है, वो नहीं के बराबर चेंज होता है। तो क्लियर हुआ आपको। तो नोट से आते हैं व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोगों को डेफिनेशन जो 2 मिनट में याद हो जाएगा। वे विलेन बफर विलेन है जिनकी पीएच जो है वो आरक्षित होती है, मींस रिजर्व होती है। क्लियर हुआ। यहाँ पे और भी कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको इंक्लूड जरूर करना चाहिए अपने नोट्स में। पहला, जिनका निश्चित पीएच मान होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो उसका पीएच वैल्यू 6 है तो वो 6 ही रहेगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, मतलब एक निश्चित मान जो है इसका होता है। जिनको रखे रहने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जल मिलाने पर भी इनके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर जिनके पीएच में परिवर्तन नगण्य होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे हमें एसिड या बेस जो है वो मिलाना है, तो ऐसा नहीं कि हम भर भर के एसिड में मिला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अल्प मात्रा में हमें मतलब मिलाना है, हम थोड़ी सी मात्रा में इसमें एसिड या बेस मिलाते हैं तो यहाँ पे जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है बट वो नगण्य होता है, मतलब बहुत कम ही जो है वो इसका परिवर्तन होता है, मतलब उसके पीएच वैल्यू में चेंजेस जो है वो कम होता है। तो क्लियर हुआ आपको बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। बफर सॉल्यूशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन में बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू जो है वो 6 है, तो ये क्या सॉल्यूशन हुआ, एसिडिक हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर कहलाएगा। मतलब ये जो आपका बफर है वो अम्लीय बफर है। अगर मान लो इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से अधिक हो जाता है, मान लो इसका पीएच वैल्यू जो है वो 10 है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा विलेन, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आपका बेसिक बफर कहलाएगा। मतलब बफर है, बफर सॉल्यूशन है, लेकिन हम देखेंगे कि वो अम्ल है कि क्षार है, उसके बेस पे हम जो इसे पता लगा सकते हैं कि ये बेसिक है और ये एसिडिक है। तो यहाँ पे आप इसका टाइप्स लिख लीजिए। टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, बफर सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, पहला एसिडिक होते हैं और दूसरा बेसिक होते हैं, मतलब क्षारीय बफर होते हैं और अम्लीय बफर होते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर हम एसिडिक बफर बनाएंगे कैसे। हालांकि आगे मैं लोगों को पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगी, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में देखते हैं कि आखिर किन-किन चीजों को मिलाने पे आपका एसिडिक बफर जो है वो बनता है। पहला, अगर हम किसी वीक एसिड को और सॉल्ट को, मतलब उसी से रिलेटेड सॉल्ट को मिलाते हैं, वीक अम्ल मतलब दुर्बल अम्ल को, और उसी से रिलेटेड सॉल्ट मतलब यहाँ पे लवण होता है, तो इसे जब हम मिलाते हैं तो आपका एसिडिक बफर बनता है। क्लियर हुआ। एग्जांपल के लिए अगर हम एसिडिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है और सॉल्ट इसी से रिलेटेड सॉल्ट यहाँ पे मिलाते हैं, जैसे कि सोडियम एसिटेट, जैसे कि एसिडिक अम्ल है तो हम इसी से रिलेटेड यहाँ पे सॉल्ट लेंगे जैसे कि सोडियम एसिटेट, तो अगर हम इसे मिलाते हैं तो जो भी आपका सॉल्यूशन बनता है वो एसिडिक बफर कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जैसे कि सोडियम एसिटेट है तो ये सब भी ले सकते हो, पोटेशियम एसिटेट, ये सब भी जो है वो आप ले सकते हो। तो क्लियर हुआ एसिडिक बफर क्या होगा। देन सेकंड हम देखते हैं क्षारीय बफर, जिसे हम कहते हैं बेसिक बफर। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी वीक बेस को मिलाएंगे और सॉल्ट को इससे रिलेटेड सॉल्ट को यहाँ पे मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, मतलब दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, सॉरी दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड सॉल्ट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे हम मिलाते हैं तो आपका बेसिक बफर जो है वो फॉर्म होता है। तो आगे हम चलिए इस तरह करके हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे हम जो है वो एसिडिक बफर मिलाएंगे, और साथ में हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई एसिडिक बफर मिला है, अगर उसमें और एसिड को ऐड करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। अम्लीय बफर विलेन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास बफर का सॉल्यूशन है। तो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे मिलाना है, वीक एसिड मिलाना है आपको। यहाँ पे देखिए वीक एसिड मिलाना है, क्या मिलाना है, सॉल्ट मिलाना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कोई कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर में सबसे पहले आप क्या मिलाओगे, वीक एसिड मिलाओगे। तो वीक एसिड का क्या एग्जांपल आप ले सकते हो, एसिडिक एसिड CH3COOH, और यहाँ पे ये डिवाइड होकर देखिए क्या बना रहा है, CH3COO- एंड CH+, मतलब 2 प्रकार के आयन यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। पहला चीज तो आप लोगों ने वीक एसिड मिलाया। दूसरा चीज आप क्या मिला रहे हो यहाँ पे, CH3COONA जो कि सॉल्ट है, सोडियम एसिटेट है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्ट मिलाया हुआ है जो कि CH3COONA है। अगर हम इसका देखें तो ये भी 2 आयन में यहाँ पे विभक्त हो जाए, CH3COO- एंड Na+। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, दोनों को हम मिलाएंगे और आपका बन जाएगा बफर सॉल्यूशन। लेकिन देखिए इसमें अब क्या होगा, क्योंकि हम लोग जब इसे दोनों को मिलाएंगे तो इसमें ऐसा क्या होगा कि ये जो है वो बफर सॉल्यूशन बनता है, कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए उसी रीजन को हम देखते हैं। एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन इसका एग्जांपल है, मींस यहाँ पे जो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, ये आपका एसिडिक बफर। यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के बफर होते हैं, तो उसमें मैं आपको एसिडिक बफर के बारे में बता रही हूँ, कंफ्यूज ना हो। बेसिक बफर के बारे में आप लोगों को आगे बताऊंगी, क्षारीय बफर के बारे में। यहाँ पे हम केवल अम्लीय बफर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दुर्बल अम्ल लिया हुआ है, वीक एसिड हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। क्लियर हुआ। अब क्या होगा, हम इसे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सोडियम एसिटेट सम आयन प्रभाव द्वारा एसिडिक अम्ल के वियोजन या आयन को कम कर देता है, जिससे बहुत कम H+ आयन बनते हैं। देखिए यहाँ पे हम वीक एसिड में क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं। तो ये जो आपका सोडियम एसिटेट होगा है ना, सोडियम एसिटेट होगा, ये वीक एसिड जो आपका, ये जो आप लोगों ने एसिड लिया
हुआ है उसके अभियोजन को जो है वो बहुत कम कर देगा। बहुत वियोजन कम करने के कारण H+ आयन जो है वो बहुत कम बनेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे कोई भी एसिड को अगर पता लगाना हो कि वो एसिड है कि बेस है तो H+ का काफी रोल होता है। H+ आयन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन में H+ आयन ढंग से नहीं बन रहे हैं तो फिर वो समझ सकते हो एक प्रकार का बफर विलयन ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या करना है आपको देखिए, यहाँ पे रीजन आप जो है इसे 2 लाइन में आपको लिखना होगा, नोट्स में से जरूर इंक्लूड कीजिएगा। सोडियम एसिटेट सम आयन प्रभाव द्वारा, ये जो सोडियम एसिटेट है वो सम आयन प्रभाव द्वारा एसिडिक अम्ल के वियोजन को, एसिडिक अम्ल का ये जो वियोजन होता है ना उस वियोजन को जो है वो काफी कम कर देता है। अगर ये वियोजन ही नहीं होगा, अगर इसका आयन ही नहीं होगा तो H+ आयन जो है वो कैसे बनेंगे, जिससे बहुत कम H+ आयन बनते हैं। क्लियर हुआ? ये आपका बफर सॉल्यूशन रेडी होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे, हम इसको परीक्षण करेंगे। अगर हम इसमें क्या करते हैं HCl मिलाते हैं, जैसे कि आपको पता है HCl जो है वो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। अगर हम इसे मिलाते हैं HCl को तो कायदे से तो ये एकदम एसिडिक हो जाना चाहिए, सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग यहाँ पे H+ आयन, क्योंकि देखिए यहाँ HCl है, यहाँ पे H+ आयन है, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं तो ये तो एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम ये बफर विलयन है, एसिडिक बफर विलयन है, इसके पीएच में जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे HCl मिलाते हैं जो कि H+ और Cl आयन में तो पता ही आप लोगों को। अब क्या करेंगे, ये जो आपका ये जो H+ COOH जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो AH+ आयन जो होगा वो CH3COO- ये कहाँ से आया आपका, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके साथ जो है वो कनेक्ट होकर के CH3COOH जो है वो बना लेते हैं, जिनका आयन जो है बहुत कम होता है। अब जैसे कि हम लोग बताइए कि इनका वियोजन जो है वो कम क्यों होता है। अच्छा, HCl जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी विलयन के H+ आयन सांद्रण में वृद्धि नहीं हो पाती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे HCl को भी मिला चुके हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो भी इसके H+ कंसंट्रेशन में कोई भी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही, मतलब इसके H+ कंसंट्रेशन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। तो अगर इसके H+ कंसंट्रेशन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रहा है तो ये आपका सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, मींस इसके पीएच वैल्यू में विशेष कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा सॉल्यूशन है वो वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ आपको? एसिडिक बफर क्या होते हैं, अम्लीय बफर विलयन बहुत ज्यादा सिंपल है। एसिडिक एसिड और सोडियम एसिड को आप मिलाते हो तो आपका एसिडिक बफर बनकर रेडी हो जाए। उसमें HCl जो है वो मिलाते हो, HCl जो है वो एक बूंद मिलाते हो, लेकिन HCl मिलाने के बाद भी इनके H+ कंसंट्रेशन में कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए अगर हम कोई बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हैं तो उसके पीएच वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सब रिएक्शन को गाइस आपको नोट्स में इंक्लूड करना होगा, तभी जो है वो आपका नोट्स जो है वो कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ एसिडिक बफर? तो बहुत ही ज्यादा इजी है, सेम टू सेम आपको बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए करना है। यहाँ पे आप लोगों ने एसिड लिया है, वहाँ पे हम जो है बेस लेंगे। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। क्षारीय बफर विलयन जिसे हम कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोगों ने वीक बेस लिया हुआ है, वहाँ पे हम क्या लिए थे, वीक एसिड लिए थे। अब क्योंकि यहाँ पे पूरा बेस की बात हो रही है, बेसिक बफर है ना, तो इसके जगह हम जो है बेस लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वीक बेस लिया हुआ है NH4OH, और जैसा कि पता है इनका वियोजन होता है NH4+ एंड OH- आयन में। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें उसी से रिलेटेड सॉल्ट मिलाते हैं NH4Cl जो कि NH4+ और Cl- आयन में वियोजित होते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो दो चीज मिलकर के आपको क्या बन रहा है, बेसिक बफर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा। ये क्या करेगा, सॉल्ट इनके वियोजन को कम कर देंगे, जिससे यहाँ पे ज्यादा OH- आयन जो है वो नहीं बनेगा। मींस वहाँ पे हम एसिडिक बफर की बात करें तो वहाँ पे H+ आयन बन रहा है, H+ आयन का मेन रोल था। यहाँ पे किसका मेन रोल है, OH- आयन का मेन रोल है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, NH4OH और NH4Cl का मिश्रित विलयन इनका जो है वो एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, इनका जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें थोड़ी मात्रा में एक बूंद जो है वो उसमें कोई बेस मिला देते हैं, कोई क्षार मिला देते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ पे NaOH जो कि क्षार होता है उसको हम लोग जो है वो मिला देते हैं। तो क्या होगा देखिए, ये जो NaOH है उनका वियोजन OH- और Na+ आयन में होगा। अब ये जो OH- है वो NH4 आयन के साथ जो है वो कंबाइन करके NH4OH बना देते हैं। सेम वैसा ही है जैसे मैंने एसिडिक में बताया था, सेम आपको बेस में करना है, बस आपको यहाँ पे ये केमिकल वगैरह थोड़ा सा चेंज करना है। मान लो इस बफर विलयन में एक बूंद NaOH जो है वो मिलाया जाता है, जैसे कि अपन मिला दिए। NH4OH का आयन बहुत कम होता है, तो जैसे कि OH- जो है NH4 से बनकर के NH4OH जो है बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, NH4OL का आयन जो बहुत कम होता है, इसके OH- आयन की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब क्या होगा, इनका आयन बहुत कम होगा, OH- आयन के जो है वो उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी। और अगर हमको इस विलयन को एकदम बेस वाला बनाना है, इनके बेस में वृद्धि करना है, तो OH- आयन का काफी रोल होगा। लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, OH के कॉन्सेंट्रेशन में कोई आपको वृद्धि नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा सॉल्यूशन वैसा ही रहेगा, तो इसे हम जो है बेसिक बफर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? अब हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन। हालांकि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एसिड और बेस के बारे में बताया हुआ है, बट यहाँ पे काफी सारे बफर सॉल्यूशन होते हैं। और एक तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को भूल रही हूँ, आपके खुद बॉडी में बफर सॉल्यूशन पाया जाता है। अब सोचिए आपकी बॉडी में से क्या पाया जाता है, मतलब आप लोगों के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, जो रक्त पाया जाता है, वो एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन है। क्लियर हुआ? आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो एक प्रकार का बफर सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये एग्जांपल तो आप देख ही रहे हो। इसके अलावा हमारी खुद की बॉडी में पाया जाता है ब्लड, रक्त, जिनका वो जो है काफी अच्छा बफर सॉल्यूशन है। देखिए आप जो है वो कई प्रकार की चीजें खाते हो, आप कोई एसिडिक वाला खाना भी खाते हो, बेस वाला भी खाना खाते हो, तो क्या आपके ब्लड में कोई विशेष प्रभाव कुछ देखने को मिलता है? अगर आप लोगों ने कुछ ज्यादा एसिड वाला खाना खा लिया, अगर आपका ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन ना होता तो फिर तो आपका पूरा सिस्टम ही वो हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो जो ब्लड है वो उससे जो है बैलेंस, मतलब हमारा बॉडी जो है बैलेंस कर लेते हैं। तो यही कारण है कि जो ब्लड होता है वो बफर सॉल्यूशन का एक मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और भी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है। मतलब यहाँ पे क्या है, ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड को मिलाएंगे तो बेसिक ये जो है बफर सॉल्यूशन बनता है। थैलिक एसिड एंड पोटेशियम एसिड थैलेट, बोरिक एसिड एंड बोरेक्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सब क्या है, आपके बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर होगा इस आपको? तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। सबसे पहला आप लिखोगे, प्रयोगशाला में रासायनिक क्रियाओं के वेग के अध्ययन में पीएच का मान स्थिर रखने के लिए बफर सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मतलब जब हम लैब में जाते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसके लिए हमें बफर सॉल्यूशन की नीड होती है। क्योंकि देखिए कई बार हम कुछ ऐसा रिएक्शन करते हैं जिसमें हमको पीएच लेवल जो है कांस्टेंट चाहिए रहता है। मींस पीएच लेवल हमको ऐसा चाहिए रहता है कि ना ज्यादा वो बढ़े ना ज्यादा घटे। तो उस प्रकार के लिए हम क्या करते हैं, पीएच बफर सॉल्यूशन का जो है वो यूज करते हैं। बस उसकी एक ही क्वालिटी के लिए हम इसे यूज करते हैं, क्योंकि उनका हम उसमें कुछ भी मिलाते हैं तो उसका पीएच लेवल जो है वो कम ज्यादा नहीं होता है। दूसरा है शक्कर और कागज निर्माण तथा विद्युत लेपन निश्चित पीएच मान तक किया जाता है। देखिए ये सब फैक्ट्री वगैरह में भी, उद्योग कारखानों में भी काफी ज्यादा बफर सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए शक्कर के निर्माण में, कागज के निर्माण में और विद्युत लेपन में जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी आपको पीएच मान जो है वो स्थिर रहना होता है। तो ये बफर विलयन यहाँ भी काम आता है। थर्ड है किण्वन से अल्कोहल का निर्माण करने के लिए पीएच मान 5 से 6 के बीच, 6.8 के बीच जो है वो रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बफर सॉल्यूशन यूज होता है। फॉस्फेट के निष्कासन में CH3COONA और CH3COOH का बफर विलयन प्रयुक्त होता है। तो अगर हम फॉस्फेट का निष्कासन करते हैं तो वहाँ पे भी ये बफर सॉल्यूशन जो है वो यूज होता है।